हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3 करेंगे। ओके, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया है। होप सो कि वो दोनों पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। पार्ट 2 में हम लोगों ने 8th क्वेश्चन तक पढ़ा था। अब जो है हमारा पार्ट 3 वो 9th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डिस्कस द फॉलोइंग एज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब सेम ही आ रहे हैं, बस डिफरेंस इतना हो रहा है कि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं उसमें। थोड़े बहुत चेंजेस इन दी सेंस जो लिखा हुआ है उसमें चेंजेस, बाकी उसके अंदर का जो मटेरियल हमें लिखना है एज एन आंसर वो तो सेम ही हो रहा है। जैसे कि पार्ट 2 में हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों के पास में क्या क्वेश्चन था कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये बताना है हमें, राइट। जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि जो सोर्सेज हैं, तो जो सोर्सेज हम लोगों ने पढ़े थे वो हमें लिखना था इसके अंदर। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है? डिस्कस द फॉलोइंग एज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वही सोर्स बताना है। सोर्स में कौन सा? एक हेल्थ बताना है और एक माइग्रेशन बताना है। तो जो आप लोगों ने इसके फैक्टर्स में लिखा वही सेम चीज आप लोगों को इसमें हेल्थ में और माइग्रेशन में लिखना है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछा जा रहा है। तो आई होप सो कि इनके आंसर्स आप लोगों को पता है। वैसे तो मैं इनके आंसर्स करवा रही हूँ, सबके प्रॉपर आंसर्स आप लोगों को मैं दूंगी, लेकिन आई होप सो और ये होना ही चाहिए कि अब जो है इनके आंसर्स आप लोगों को बहुत थोरली पता है कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर। ओके, सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक सोर्स कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? हमें पता है कि दो टाइप के लोग हो गए। कौन कौन से? एक हो गया हेल्दी और एक हो गया अनहेल्दी। ओके, तो इन दोनों में कौन ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा? जो पर्सन हेल्दी है, राइट। सिंपल सी चीज है, इतना तो हमें पता ही है। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि जो हेल्दी होगा वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, ज्यादा एफिशिएंटली एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन। अब एक टीचर मैं हूं, एक और टीचर आ गए जो कि मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो जो दूसरे टीचर हैं वो अनहेल्दी है, तो वो आपको कंटिन्यूअस लेक्चर्स नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप बोलते हो कि चलो ठीक है, हम इन मैम से ही पढ़ लेंगे, ये उतना अच्छे से तो नहीं पढ़ा रही लेकिन ठीक है हमारा काम तो चल जाएगा, राइट। तो आपने किस पर्टिकुलर पर्सन की सर्विसेज को लिया? मेरी को। क्यों? बिकॉज मैं आपको एक कंसिस्टेंट वे में, कंसिस्टेंट मैनर में जो है लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोगों की पढ़ाई में गैप नहीं आने दे रही हूँ। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज मैं हेल्दी थी, वो अनहेल्दी थे। लेकिन अगर स्किल्स देखें तो किसमें ज्यादा थी? उनमें ज्यादा थी, लेकिन उनके अनहेल्दी होने की वजह से वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जितना मैं कर पा रही हूँ। तो एक पर्सन का हेल्दी रहना जरूरी है अगर उसे अपनी जो इनकम है वो रेस करनी है और साथ ही साथ जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी है वो भी रेस करनी है, तो राइट। अब मैं आपको डेली लेक्चर्स दे रही हूँ तो मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि आप लोगों के लिए डेली लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा और उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एफिकेसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशंस वर्कफोर्स। जो नेशन की वर्कफोर्स है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो ये पूरी क्या हो गई? एक नेशन की वर्कफोर्स हो गई। तो अगर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो जो एक नेशन की वर्कफोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट होगा, एफिशिएंसी, एफिकेसी में एनहांसमेंट होगा, ठीक है। ये एफिशिएंसी, एफिकेसी किससे रिलेटेड वर्ड्स हैं? तो ये है क्वालिटी ऑफ वर्क से रिलेटेड, राइट, कि आप कितना क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड कर रहे हो। एफिशिएंसी में हम बोलेंगे कि आप कितना अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, वो होता है एफिशिएंट होना। ओके,
So in contrast to an unhealthy person, a healthy person can work better with more efficiency and consequently can contribute relatively more to the GDP of a country. बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है कि अनहेल्दी पर्सन के कंपैरिजन में एक हेल्दी पर्सन जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में और जो वो ज्यादा अच्छे से वर्क भी करेगा. Good health and medical facilities not only extends life expectancy but also improves क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. ठीक है, गुड हेल्थ है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इंप्रूव होगी ही होगी, राइट, एक्सटेंड होगी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी आपकी, ओके, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो एक जो हेल्दी पर्सन है वो हम यूजुअली एक नॉर्मल सेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के सिनेरियो पर देखें तो एक हेल्दी पर्सन जो है वो ज्यादा जो है वो जी सकता है, राइट. उसकी जो लाइफ होगी वो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग होगी एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इंप्रूव हो ही रही है लेकिन साथ ही साथ जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज हो रही है. ये कैसे, अब मैं हेल्दी हूं, मैं ज्यादा अर्न कर सकती हूँ तो मेरी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो रही है, मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो रही है, राइट. मेरी लाइफ की क्वालिटी तो अच्छी है, अगर मैं अनहेल्दी होती तो उतनी क्वालिटी नहीं होती मेरी लाइफ में, ओके. तो ये हमारे हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट के फायदे. इन्वेस्टिंग इन हेल्थ सेक्टर इंश्योर्स द पेरेनियल सप्लाई ऑफ हेल्दी वर्कफोर्स. बिल्कुल सही बात है, अगर हेल्थ सेक्टर पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप लोगों को हेल्दी वर्कफोर्स मिलेगी. जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हेल्थ सेक्टर पर, इन्वेस्टमेंट किस वे में कर सकते हैं. 5 चीजें याद रखो, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, फिर आती है सोशल मेडिसिन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन. ये 5 चीजों को याद रखो, ये 5 चीजों को आप लिख दो कि इन जगहों पर जो है हेल्थ में एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है या इन 5 चीजों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है हेल्थ पे. ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, पहले से ही प्रिवेंट कर लो, वैक्सीनेशन लगवा लो, बीमारी हो उसके पहले ही हम जो है हमने अपना उसका प्रिवेंशन कर लिया है. ठीक है, क्यूरेटिव मेजर्स क्या हो गए, क्यूरेटिव मेडिसिन या क्यूरेटिव मेजर्स हो गए कि आप बीमार पड़ गए हो, बीमार हो गए हो, उसके बाद में आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और अब जो हो आप मेडिसिन ले रहे हो आपको जो भी बीमारी हुई है उसे क्योर करने के लिए, तो वो होते हैं हमारे क्यूरेटिव मेजर्स, ओके. फिर आते हैं हमारे सोशल मेजर्स, दैट इज हेल्थ अवेयरनेस, जो है वो स्प्रेड करना, लोगों को अवेयर करना कि हेल्दी रहना जरूरी है और कैसे हेल्दी रहना है. फिर प्रॉपर सैनिटेशन होना जरूरी है, ओके, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना जरूरी है. अगर इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो एक प्रॉपर जो है हमें हेल्दी वर्कफोर्स मिल सकता है. Some of the common expenditures incurred in the health sector are on providing better medical facilities, easy availability of life-saving drugs, common vaccination, spread of medical knowledge, provisions of poor sanitation, एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर्स बताए गए हमें कि ये सारी चीजों पर जो है एक्सपेंडिचर्स इनकर करने पड़ते हैं आपकी वर्कफोर्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए. दस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स. क्यों जरूरी है, एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करके रखने के लिए. ठीक है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट है उसके इंपॉर्टेंस क्या है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए. फिर आता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट. कहां से मूवमेंट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट, इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन. ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन है उस पर क्या एक्सपेंडिचर, यहां से यहां तक आप ट्रेवल किए, राइट, इस कंट्री से इस कंट्री में गए तो ये जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है वो लगा, दैट इज कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन. और इस कंट्री में रिसाइड करने के लिए भी तो मनी लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी ना रह सकते. तो यहाँ पर रहने के लिए जो कॉस्ट इनकर किया जा रहा है वो कॉस्ट जो है या वो जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर इन माइग्रेशन में हम लोग इंक्लूड करते हैं. अब ये कॉस्ट क्यों एक पर्सन बेयर कर रहा है, बिकॉज उसे उसकी कंट्री में या उसे इस कंट्री में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है उसके स्किल्स या एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जितनी उसे एक दूसरी कंट्री में मिल सकती है. इसलिए एक पर्सन जो है वो माइग्रेट करता है इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ गुड जॉब्स, इन सर्च ऑफ हायर इनकम अर्निंग कैपेसिटी. ठीक है,
तो इन सारे रीजंस की वजह से एक पर्सन माइग्रेट करता है. सो माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर एवेन्यूज. ठीक है, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उससे डेवलप्ड कंट्रीज पर जाना जहां पर हमें ज्यादा बेटर एवेन्यूज, बेटर प्लेसेस, बेटर चीजें मिल सके. Migration contribute to human capital formation as it facilitates the utilization of inactive or underdeveloped skills of an individual. The cost of migration involves cost of transportation and cost of living at migrated place. ठीक है, तो ये जो migration है ये कैसे एक पर्सन को और अच्छी स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है. तो वहां पर देखो जो डेवलप्ड नेशंस है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वहां पर ज्यादा एनहांस्ड हम बोलेंगे कि वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा. तो एक पर्सन की जो स्किल्स हैं वो और अच्छे से डेवलप हो सकेगी. तो मतलब कि एक पर्सन जो है उसका और अच्छे से डेवलपमेंट होगा तो वो एक गुड ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये कहाँ पर कॉस्ट लगेंगे वो मैंने आप लोगों को अभी समझा ही दिया था. Usually the cost of migration is very high due to high cost of transportation and high cost of livelihood in the developed countries. ठीक है, आप अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से माइग्रेट कर रहे हो एक डेवलप्ड कंट्री में तो वहां के जो खर्चे होंगे वो ज्यादा होंगे बिकॉज वो एक डेवलप्ड नेशन है. ठीक है, तो वहां पर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों क्या हो गया, महंगा हो गया. ठीक है, इस प्लेस से उस प्लेस पर आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा. लेकिन एक पर्सन जो है वो उस एक्सपेंडिचर को इनकर करता है बिकॉज उसे जो रिटर्न मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है. इट मीन्स कि उसकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो इतनी एनहांस हो जाती है कि वो उस एक्सपेंडिचर को इजीली बेयर कर सकता है. वो जो एक्सपेंडिचर है वो उसके लिए बर्डन नहीं बनता है. ओके, but still people migrate in search of better job opportunities and handsome salaries. Migration of human capital helps the underdeveloped countries to acquire technical skills, efforts, reducing methods and efficient ways of performing task. ठीक है, ये जो माइग्रेशन है ह्यूमन कैपिटल का ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प कर रहा है कि वो जो है टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करे, जो उनके बहुत हम बोलने की जो पुराने मेथड्स यूज कर रहे हैं जो कि उतने इफेक्टिव नहीं है उन्हें हटाकर न्यू मेथड्स पर शिफ्ट करें. अब ये कैसे होगा, आपका वर्कफोर्स बाहर गया है, वो बाहर का नॉलेज आपकी कंट्री में भी आएगा. ठीक है, वो जो है वो उस नॉलेज को लेकर आएंगे या फिर जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर किसी कंट्री से ये जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी वगैरह ये सीखेंगे कैसे करना है और अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे. तो अल्टीमेटली आपकी कंट्री का जो है बेटरमेंट होगा और आपकी कंट्री जो है वो ग्रो करेगी. ओके, सो आई होप कि वो जो क्वेश्चन था दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैब्लिश द नीड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ इस क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा कर लिखा गया है, अल्टीमेटली इसका आंसर वो होने वाला है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है पहले सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. उसके बाद में अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी हमने एक दो जगह पे इसका जो है आंसर देखा है. वही सेम चीज हमें इसमें भी करना है कि जो एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जो पता है वो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है. क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ये स्टैब्लिश करो, क्या स्टैब्लिश करना है कि क्यों नीड है कि इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाए हेल्थ और एजुकेशन के लिए. ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन एक्वायर करना हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड क्यों जरूरी है एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए. अल्टीमेटली जो एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि क्या क्या आपके सामने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या करना चाहिए इस चीज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता चलती है. हेल्थ अवेयरनेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सी जो मेडिकल इंफॉर्मेशन वगैरह है कि कब कैसे क्या वर्क
करना है, ओके। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन के अंडर ही तो पढ़ा है हमने, राइट। तो बस वही चीज को हमें वापस से एक और बार इस आंसर में नोट डाउन करना है। तो अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका आंसर जो है वो हमें पहले से ही पता है। आई होप सो कि आप लोगों को भी ये चीज अच्छे से क्लियर है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन में हमें क्या लिखना होता है। एक बार इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सो द डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, सैलरीज एंड एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये जो सारी चीजें हैं ये अल्टीमेटली किस चीज को लीड कर रही है, एजुकेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, कितनी जॉब्स अवेलेबल है, कौन से सेक्टर में कितनी अवेलेबल है, इन फ्यूचर कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होगी, इन फ्यूचर कौन सा सेक्टर है वो ज्यादा ग्रो करेगा सॉरी, उसके अकॉर्डिंग मैं आज अपनी पढ़ाई करूंगी। तो ये एक्सपेंडिचर जो है वो मैं एजुकेशन के लिए किस पर कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। तो ये जो है इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की जा रही है। अल्टीमेटली इस पर जो एक्सपेंडिचर लगा उसे हमने क्या बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब एंड एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉट ओनली हेल्प द स्टूडेंट्स to opt for the best choice according to their interest areas but also leads to an effective utilization of human skills and knowledge, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी गई इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक जो स्टूडेंट है वो बेस्ट चॉइस नहीं कर पाया, बल्कि इसके साथ साथ में क्या हुआ, एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी देखने को मिला हमें ह्यूमन स्किल्स का। अब ये कैसे हुआ, तो सिंपल सी चीज है, अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है अपनी फर्दर स्टडी सोचा कि हमें ये करना है। अब उसके बाद में वो पर्टिकुलर चीज को समझने के बाद में हम लोगों ने ऑप्ट किया कि हमें क्या पढ़ना है, उसमें हमारी जो स्किल्स है वो डेवलप हुई। हमारी स्किल्स डेवलप हुई इसका मतलब क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि एजुकेशन की वजह से क्या होता है, आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो अल्टीमेटली एक पर्सन का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम लोग देख सकेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं हम कि एजुकेशन जो है वो एक गुड ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करती है। और ये एजुकेशन किस वे में करनी है, कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के लिए करनी है, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हमें पढ़ाई करनी है, ये इंफॉर्मेशन पर, इस इंफॉर्मेशन को गेन करने पर जो एक्सपेंडिचर लगता है उसे हम एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ओके। So some of the important medium of catering different information related to jobs, eligibility criteria, post and salaries are employment news, रोजगार समाचार, employment exchange, various TV programs and government and non-government websites। ये चीजें हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कहाँ जॉब्स है, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इन सारी चीजों से हमें मिलती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, आजकल स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे कि आपके, अगर आप ये देखोगे कि हमें जॉब करना है, आपने सोचा कि हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है, तो आपने गूगल पर सर्च किया, ओके, आपकी इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग कि ठीक है मैनेजमेंट जॉब्स देखते हैं। तो मैनेजमेंट जॉब्स देखोगे तो आपको जॉब्स तो बाद में दिखेगी, पहले आपको डिफरेंट वेबसाइट्स दिखेगी, ग्लासडोर, इंडीड, लिंक्डइन, XYZ, ओके, और भी जो वेबसाइट्स हैं वो सारी आप लोगों को दिखेंगी। अब ये वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, ये वेबसाइट्स जो हैं वो आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, मतलब कि आप लोगों को बता रही है कि इस कंपनी में जॉब है, ओके। ये लोग आपसे चार्ज नहीं करते कि अच्छा आपको अगर करना है तो आप उनसे आप चार्ज करोगे, नहीं, आपकी प्रोफाइल बनती है और फिर उसके बाद में आपको कंपनी में जो है जॉब मिल जाती है। अल्टीमेटली होता ये कि वो वेबसाइट्स का और जो कंपनीज है उनका कुछ, हम बोल सकते हैं कि उनका कुछ एग्रीमेंट होता है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जॉब चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी डायरेक्ट बता रही हो कि हम जॉब दे रहे हैं, ये जो है कंपनी के बिहाफ में आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेगी जहां पर आपको जॉब्स मिलती है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की आप लोगों को पता चला, आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली कि इन जगहों पर या इन सारी चीजों में जो है जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, और कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर भी मिल जाती है। ये नॉन गवर्नमेंट वेबसाइट्स वही हुई। While on the other hand, expenditure on education enhances human skills and their utilization. On the other hand, the expenditure on health improves health
एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल। ठीक है, तो एजुकेशन में तो हम लोगों ने समझ लिया कि एक पर्सन की स्किल और उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, लेकिन हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करने से क्या मतलब कि हेल्थ की क्या इंफॉर्मेशन, हेल्थ के लिए इंफॉर्मेशन देने से क्या होगा कि हेल्थ एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या हो रहा है कि आप ज्यादा जो है आपकी जो लाइफ ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो रही है, और वो लॉन्ग हो रही है तो अल्टीमेटली आप ज्यादा टाइम के लिए वर्क कर रहे हो। इन शॉर्ट ज्यादा रिटर्न आपको खुद को मिल रहा है, और ये एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, ये जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, The expenditure incurred on the availability of medical information and health awareness determines the health of the people। ठीक है, जो मेडिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर, मेडिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर किया वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ओके, the acceptability and the use of medical information and family welfare programs are often obstructed by lack of its publicity and promotion. Often people are reluctant to opt for various health measures due to lack of complete knowledge and information। ठीक है, अब ये जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई डिफरेंट जो हेल्थ मेजर्स हैं वो ऑप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज होगा किसी के पास में तो वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन ये नहीं है, इसलिए जो है हम देखते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और लोग जो है वो बात नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन है वो जरूरी है हेल्दी और एजुकेटेड वर्कफोर्स के लिए। ठीक है, आई होप सो कि ये जो आंसर है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखें अगर हम, सो फॉर एग्जाम्पल few years back people knew very little about polio and about its vaccination। ये बहुत ही एग्जाम्पल है। आज की डेट में आप देखोगे तो पोलियो नहीं है इतना, राइट, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स। ये गवर्नमेंट का एक मोटिव बन गया था कि हमें अपनी कंट्री को पोलियो मुक्त बनाना है, राइट, मतलब कि फ्री फ्रॉम पोलियो बनाना है, तो इसलिए वो जो है कैंपेन्स चलाते थे। ये आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग छोटे छोटे थे तो कोई जो आंगनवाड़ी की जो टीचर्स होते हैं या आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं वो आते थे आपके घर पे और वो पोलियो बूंद जो होती थी, पोलियो ड्रॉप्स जो होती थी वो आपको देके जाते थे। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का मोटिव था कि हमें जो है पोलियो फ्री करना है हमारी कंट्री को, तो उन्होंने इतनी अवेयरनेस चलाई। उसके पहले जो था इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए पोलियो हमें देखने को मिलता था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन दी गई, नॉलेज दिया गया, अवेयरनेस बढ़ाई, तो उसकी वजह से आज हमारी कंट्री में हमें पोलियो बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। But due to constant efforts by various government and non-government organizations under the Pulse Polio Immunization Program, people are now well aware of polio। ठीक है, तो ये डिफरेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर काम किया, और ये जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो काफी सक्सेसफुल रहा। Therefore, it is due to the continuous publicity and various awareness campaigns this program have gained public conscious। ये क्यों हुआ? Because of daily publicity। बार बार ये एड्स चलते रहते थे। आज की डेट में ये जो पोलियो फ्री करवाना है उसके जो एड्स हैं वो आप लोगों को कम में देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू कुछ सालों पुरानी बात करें तो ये एड्स जो है वो चलते रहते थे। ठीक है, तो ये क्या है, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। एड्स के साथ साथ में जो डिफरेंट और भी कैंपेन्स हो सकती थी उसकी हेल्प से अवेयर किया गया लोगों को। Thus, the expenditure on the spread of information of education and health determines the effectiveness and efficacy of the human capital। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है जो कि इंफॉर्मेशन पर किया जा रहा है उसकी वजह से इफेक्टिव और एफिकेसी दिख सकती है हमें ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। अब अल्टीमेटली वापस वही चीज हो गई कि आप ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये ग्रोथ कहाँ से ला रही। अब इन्वेस्टमेंट आप किस फॉर्म में कर रहे हो स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो एजुकेशन के फॉर्म में, हेल्थ के फॉर्म में, ओके, डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स है उसके फॉर्म में,
माइग्रेशन कर रहे हो तो वो भी एक क्या है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही है, राइट। और इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए भी क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है, ये सारे हैं हमारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और इन सब के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब उसी चीज को हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में भी लिखना है कि इन सब पे इन्वेस्टमेंट जो है वही तो कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ पे। तो इन सब पे इन्वेस्टमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो ये चीजें हम लोग अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आई होप सो कि इसका जो आंसर है वो आप लोगों को पता है कि क्या लिखना और आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा है हमसे हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। अब हमें 5 हमारे सोर्सेस पता है, 5 सोर्सेस के इंपॉर्टेंस पता है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ये मत लिखना कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपका जो माइग्रेशन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मत लिखना। उसके अंदर के जो पॉइंट्स हमें पता है ना, उनसे रिलेटेड आप लोगों को हेडिंग फॉर्म करनी है। जैसे कि एजुकेशन जो है वो स्किल्स डेवलप करता है, तो एक आप हेडिंग ये बना सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स है, तो इसकी वजह से जब स्किल्स डेवलप होगी तो ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। मॉडर्न एटीट्यूड्स फॉर्म होंगे तो वो ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूं कि आप ऐसे आपके जो पॉइंट्स है वो फ्रेम कर सकते हो। अब मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं जरूरी नहीं कि आप यही फ्रेम करो, ओके। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया ना कि आप कैसे बना सकते हो पॉइंट्स, तो बस वैसे आप जो हो आपके पॉइंट्स बना सकते हो, आपकी स्टेटमेंट्स बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप आपका आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इनको आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना जरूरी है। याद रह गए बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे खुद से बनाओ, ठीक है। बिकॉज अब हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अब हम खुद बना सकते हैं पॉइंट्स को, ओके। सो इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं, हमें पता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग्स जो है, हम लोग जो है, हमारा एक प्रॉपर वे में डेवलपमेंट होना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ताकि हम लोग जो है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करें कंट्री की। फिजिकल कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें जो कि हेल्प करती है एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। जो मशीनरीज वगैरह होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, जो टेंजिबल चीजें होती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल कैपिटल होती है। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो अपने आप वर्क नहीं कर सकता, फिजिकल कैपिटल को वर्क करवाना पड़ता है। और कौन वर्क करवाता है, जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो। सो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब जो फिजिकल कैपिटल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, तभी तो प्रोडक्टिविटी हमें ज्यादा अच्छे से मिलेगी। तो अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करना, अच्छी तरह से उसका वेस्टेज ना करें, उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत है वो लेकर आना, इन सब के लिए ह्यूमन कैपिटल का जरूरत है। और ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, जब ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री में ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें, ठीक। Physical capital refers to the stock of produced means of production. It consists of machines, production plants, tools and equipments. सबसे पहले हमने physical capital को explain कर दिया कि physical capital क्या है, वो produced means of production है। produced means of production का मतलब क्या है कि वो means जो कि production process में help तो कर रहा है लेकिन खुद भी produced ही है। Example, मशीनरी जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, लेकिन मशीनरी खुद भी एक प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है। किसी ने पहले उसे प्रोड्यूस किया मशीनरी को, तब जाकर मशीनरी दूसरी चीजों में हेल्प कर रही है। तो जो फिजिकल कैपिटल है उसके लिए बेस्ट वर्ड क्या हो गया कि वो है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मशीन्स, प्रोडक्शन प्लांट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। द स्किल्ड वर्कर्स हैंडल द प्रोडक्टिव असेट्स इन सच अ मैनर दैट दीज नॉट ओनली एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी but also lead to efficient utilization of physical capital, ठीक है। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो लोग इन असेट्स को इस वे में यूज करते हैं जिससे कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनसे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एनहांस हो और उनका जो
इफेक्टिव और प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो भी हो सके, ठीक है। तो ये ध्यान कौन रखेगा, एक ह्यूमन कैपिटल। अब जिसे पता है कि कैसे एक मशीनरी पे वर्क करना है वो अच्छे से वर्क करेगा, जिसे नहीं पता है वो रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा। तो जो अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं है, इट मीन्स कि जो हम बोलेंगे कि ह्यूमन कैपिटल नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमन है, तो वो जो है इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करेगा, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगा। आई होप सो कि ह्यूमन और ह्यूमन कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर है। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि उस पर एक पर्सन पर इन्वेस्टमेंट किया गया, उसकी एजुकेशन हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया गया ताकि वो जो है इफेक्टिवली वर्क करे, ताकि उस पर्सन में स्किल्स डेवलप हो। और अगर मैं सिर्फ एक ह्यूमन बोल रही हूं तो ह्यूमन से क्या मतलब है कि हाँ एक पर्सन दिख रहा है, अब उसके अंदर स्किल्स हो नहीं हो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, वो ह्यूमन है बस। ये ह्यूमन और ह्यूमन कैपिटल के बीच का डिफरेंस। ओके, सो व्हेन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस द पेस ऑफ ग्रोथ इज ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटेड। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ग्रोथ इंक्रीज होनी है, सिंपल सी चीज है। ग्रोथ को हम मेजर ही प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ग्रोथ भी इंक्रीज होगी ही। तो अल्टीमेटली क्या पता चल रहा है कि फिजिकल कैपिटल का अगर एफिशिएंट वे में यूटिलाइजेशन हो रहा है तो आपकी कंट्री की ग्रोथ हो रही है। और फिजिकल कैपिटल का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कौन करेगा, एक गुड ह्यूमन कैपिटल होगा वो। ओके, सो आई होप कि ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आता है इनोवेशन ऑफ स्किल्स। स्किल्स डेवलप हुई, अब न्यू न्यू इनोवेशंस लेकर आ सकते हैं। मुझे पता है कि मैं किसी वर्क को कुछ डिफरेंट वे में भी कर सकती हूँ। सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने बहुत सारे टीचर्स हैं। ओके, फ्रॉम योर नर्सरी टू 12th आप लोगों को बहुत टीचर्स ने पढ़ाया। कोई टीचर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे जो आपको अच्छे नहीं लगते। सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं। अब उन स्किल्स को कौन कितने इनोवेटिव वे में यूज कर रहा है वो तो एक पर्सन पर ही डिपेंड कर रहा है, राइट। तो स्किल्स को यूटिलाइज करना और इन स्किल्स को यूटिलाइज करके कुछ इनोवेशन लेकर आना, राइट। अब अगर मैं आप लोगों को, मैं पर्सनली मैं बोल रही हूँ कि मैं नर्सरी से लेकर अगर 12th तक ओके कंटिन्यूस हर क्लास में अगर मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाती तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आना पड़ता। अदरवाइज आप जो मुझे देख देख कर ही बोर हो जाते, आप बोलते कि मैम यार आप नर्सरी से पढ़ा रहे हो, क्या है ये, हमारी हर क्लास में आपका होना जरूरी थोड़ी ना। मैं कुछ इनोवेशंस लेके आऊंगी जिसके वजह से आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो मेंटेन रहेगा। आपका इंटरेस्ट लेवल अगर मेंटेन रखूंगी मैं तो अल्टीमेटली आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पसंद आएगा। और मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ में आए कि मैं बोल क्या रही हूँ, राइट। एक टीचर का यही मोटिव होता है। तो ये जो है इनोवेशंस लेकर आएंगे अगर स्किल्स है हम में तो, और स्किल्स है तो हम न्यू न्यू इनोवेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इवन उन पर जो है प्रैक्टिकल अप्लाई भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है कुछ एक आइडिया है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कितना सही प्रूव हो सकता है। ओके, so an educated person is more productive and skillful. He has the potential to develop new skills and innovate new techniques that can be more efficient and productive. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो एजुकेटेड होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही स्किल पर बेस्ड है कि नहीं मुझे तो बस ये स्किल आती है मैं तो इसी से करूंगा काम, नहीं। ये जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो न्यू स्किल्स को भी सीखता है, न्यू स्किल्स को डेवलप करता है, न्यू वेज फाइंड आउट करता है जिसके हेल्प से ज्यादा प्रोडक्टिव वे में जो है प्रोडक्शन मिल सके, ज्यादा प्रोडक्टिव वे में जो है वो वर्क हो सके। कोई भी वर्क हुआ, ठीक है, हर एक वर्क को प्रोडक्टिव वे में करना, एफिशिएंट वे में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज को जो है कोई एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक ह्यूमन पर, तो वो जो एक ह्यूमन कैपिटल है वो आपको एनहांस्ड स्किल्स के रिटर्न में, एनहांस्ड स्किल्स के हम बोल सकते हैं कि वे में मिल रहा है और साथ साथ में इनोवेशंस लेकर आ रहा है। तो ये इनोवेशंस जो है वो आपकी कंट्री की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इनरेज कर रही है। ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सनल ग्रेटर विल बी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इनोवेशन। अलग अलग डिफरेंट स्किल्ड और ट्रेन पर्सन्स हैं तो उतनी ज्यादा जो है इनोवेशंस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। सब अपने अपने वे से काम करेंगे, सब अपने अपने माइंड से जो है न्यू इनोवेशंस लेकर आएंगे तो बहुत सारे इनोवेशंस हमें मिल सकते हैं। अब हर एक पर्सन का जो माइंड होता है वो अलग चलता है। मैं जो सोच रही हूँ जरूरी नहीं है वो आप सोच रहे हैं, राइट।
अब आप जो एक पर्टिकुलर एक ही वर्क दिया गया है हमें, मान लीजिए हम आपके पास में और मेरे पास में एक ही काम है, हम दोनों को उस काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब ये बोला है कि कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो हो सकता है मैं डिफरेंट वे से करूं, आप डिफरेंट वे से करो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेम वर्क को हम डिफरेंट वे में कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट इनोवेटिव माइंड चल रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से आपके और मेरे जैसे और हम अगर 10 लोगों को ऐड कर लें तो 10 न्यू इनोवेशंस आए, उन इनोवेशंस में से बेस्ट वन को हम चूज कर सकते हैं, राइट या उन इनोवेशंस की हेल्प से हम एक कोई डिफरेंट इनोवेशन बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम सबकी स्किल्स मिलकर, हम सबकी इनोवेशंस मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकती है, इवन इनोवेटिव वे में। ओके तो ये क्या हुआ, बिकॉज ऑफ एजुकेशन और बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग वगैरह आपकी जो स्किल्स डेवलप हुई है, आपके पास जो नॉलेज है, उन सब की एप्लीकेशन ही तो आपने की उस पर। ठीक है, तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो जरूरी है कंट्री के ग्रोथ के लिए। फिर आता है हाई पार्टिसिपेशन रेट एंड इक्वालिटी। बिल्कुल सही बात है, जितना एक पर्सन एजुकेटेड होगा, जितना एक पर्सन हेल्दी होगा, उतना ज्यादा वो पार्टिसिपेट करेगा, राइट अब जैसे कि एक वर्क हमें दिया गया था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि एक वर्क दिया गया था, ठीक है, मान लीजिए कोई हमें एक मॉडल बनाना था, तो वो वर्क जो है आपको भी दिया, मुझे भी दिया और आपकी क्लास के 10 बच्चों को और दिया। तो अब हम सबको अपने अपने अकॉर्डिंग उस वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब कि हमें इंडिविजुअली 10 मॉडल्स बनाने हैं। अब जिसे पता है, जो थोड़ा रिसर्च कर सकता है, जो थोड़ा समझ सकता है कि कैसे बनाना है, वो उसे ट्राई करेगा। नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, हम सब उसे फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि ऐसे फॉर्म करना है, तो हम उसे ट्राई करेंगे कि ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हम सब ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर वही सेम चीज हम 10 लोगों के बीच में 5 लोग ऐसे हैं जिससे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, बिल्कुल इलिटरेट हैं, वो लोग ज्यादा रिसर्च वगैरह भी नहीं कर सकते और उन्हें कुछ नहीं पता है, तो वो उस चीज पर जो है ज्यादा हम बोलेंगे कि एम्फेसिस नहीं देंगे। उन 5 लोगों में से हो सकता है कि सिर्फ एक ही है जो पार्टिसिपेट करे, तो पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम हुआ। लेकिन अगर वही सेम चीज हमने बोला कि 10 जो हैं वो 10 के 10 एजुकेटेड हैं, स्किल्ड पर्सन है, तो सबका क्या होगा, उसमें पार्टिसिपेशन होगा। तो पार्टिसिपेशन रेट कब इंक्रीज होगा, जब एक गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। और गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन का मतलब है कि आप एक पर्सन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट तो एक पर्सन पर अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर हम गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इससे पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा। पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली न्यू जो इनोवेशंस है वो आएंगे, न्यू स्किल्स जो है वो हमारी वर्कफोर्स में आएगी, और इसी के साथ साथ में जो आपका फाइनल प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी, बिकॉज ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अब ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी कंट्री की जो ग्रोथ है वो हुई। Okay, so human capital enrolled with higher technical skills and innovative power is more productive and efficient. The increase in participation of more people in the process of economic growth and development. ठीक है, this increases, इसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादा पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, और पार्टिसिपेशन इंक्रीज होने के साथ साथ में इक्वालिटी भी आई। जो लोग पुअर हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी इनकम जो है वो रेज हो रही है, तो सबकी अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इक्वालिटी भी हमें देखने को मिलेगी। ओके, हायर द पार्टिसिपेशन रेट, हायर इज द डिग्री ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अक्रॉस द कंट्री। और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल इक्वालिटी भी होगी। हम जो है अब उन्हें, जो पुअर लोग हैं, उन्हें ऐसे दयालु नजर से नहीं देखेंगे, सिंपैथेटिक वे में नहीं देखेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो एक इक्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं जो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो ग्रोथ में, ह्यूमन कैपिटल पर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इस वे में आपकी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप सो कि ये जो हमारे पॉइंट्स थे ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि मैंने ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तभी आप लोगों को बोला था कि आप आपके पॉइंट्स भी बना सकते हो,
राइट आपको पता है एजुकेशन कहाँ कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ों को आप एज अ पॉइंट बना दीजिए। हेल्थ आपको पता है तो उन चीज़ों को आप क्या बना दो, पॉइंट्स बना दो। तो इस वे से जो आपको अंदर का जो मटेरियल पता है उसके हेल्प से आप जो हो आपके इस आंसर को और बिग भी बना सकते हो, लॉन्ग बना सकते हो, इसको शॉर्ट बना सकते हो, इसको और क्रिएटिव बना सकते हो। अब वही बात है कि ह्यूमन कैपिटल हो आप लोग, आप कितने इनोवेशन और कितने स्किल्स की थ्रू आपका इस आंसर को लिखते हो वो आप पर डिपेंड करता है, राइट। हर एक पर्सन का अलग माइंड चल रहा है, कौन किस वे से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करता है, सिर्फ इसी को नहीं सारे क्वेश्चंस को। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, ये सिर्फ मैंने आप लोग को बताया कि आप कैसे इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो। आई होप सो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने जो भी जितने भी क्वेश्चंस पढ़े ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और विद दिस हमारा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3 था वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपना जो पार्ट 4 है वो देखेंगे। थैंक यू।